3.6 क्वेश्चन नंबर 8। 7th क्वेश्चन को पहले 8, 9, 10 एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ एक दो पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं। कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म में मिले r डॉट i प्लस logn प्लस 3 के इक्वल टू 1, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये है r डॉट n वेक्टर इक्वल टू b, इस फॉर्म में। ये ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन कंप्लीट एक्सरसाइज में कभी भी इस फॉर्म में मिले तो इसका मतलब ये r डॉट n वेक्टर इक्वल टू d है, ना कि n कैप इक्वल टू b को। पहली चीज। दूसरी, इस ये तो होगी वेक्टर फॉर्म। अब इसको कार्टेशियन में चेंज कर देते तो ax प्लस में by प्लस में cz इक्वल टू d, ये आ गई इसी की कार्टेशियन फॉर्म। अब a क्या है, b क्या है और c क्या है। d तो हमारा कांस्टेंट है जो राइट हैंड साइड में होता है। a b c क्या है, n वेक्टर जो होता है वो होता है ai प्लस में bj प्लस में ck। तो a b और c क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसके, n वेक्टर के। n वेक्टर मतलब जो नॉर्मल वेक्टर है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके डायरेक्शन रेशियो है a b c। तो जब भी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो ax by cz, मतलब जो x y और z के कोएफिशिएंट है वो क्या है, वो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है। जैसे इक्वेशन गिवन है 2x प्लस में 3y प्लस में 4z इक्वल टू 2, ये कार्टेशियन इक्वेशन है किसी प्लेन की। तो इसमें 2, 3 और 4 ये क्या है, ये abc का काम कर रहा है, यानी डायरेक्शन रेशियो है किसके, ये ध्यान रखना, नॉर्मल से। यहां से चेक। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन। चलो ठीक है, दोनों फाइंड आउट करनी है। यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है व्हिच पासेस थ्रू द 5 to -4, इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो टू 3 -1, और जो प्लेन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है जिस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 2, 3 और -1। क्या मतलब है, तो सबसे पहले इसको भूल जाओ। पहले कह रहे हैं प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है 5 to -4, तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू, कल पढ़ा था x1 y1 z1। जब कोई प्लेन एक पॉइंट से पास होता है तो उस प्लेन की इक्वेशन होती है a इंटू में x माइनस x1, b इंटू में y माइनस y1, c इंटू में z माइनस z1। ठीक, लेकिन अब ये कह रहे हैं प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है 5 to -4, तो x1 5 है, y1 2 है और z1 माइनस 5 to -4, इस पॉइंट से x1 की जगह 5 रखना, y1 की जगह 2, इसकी जगह -4, तो ये +4 हो जाएगा। ये आ गई हमारी प्लेन की इक्वेशन। कब, जब वो एक पॉइंट से पास। ठीक है, अब हमें सारी चीजें मिल गई, सिर्फ ये रहे a क्या है, b क्या है, c क्या है। अगर ये तीनों भी मिल जाते हैं तो हमारी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो abc कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब दूसरी कंडीशन देखना। ठीक है, जो प्लेन है ना वो परपेंडिकुलर है एक लाइन के जिसके डायरेक्शन रेशियो है 2, 3 -1। जैसे ये प्लेन हो गया बोर्ड, तो लाइन क्या है इसके, परपेंडिकुलर है। लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का ही तो काम कर रही है। डायरेक्शन रेशियो जो परपेंडिकुलर लाइन क्या है, 2 है, 3 है, -1। जब लाइन बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल जो होता है वो भी तो क्या होता है, परपेंडिकुलर भी तो होता है, नॉर्मल भी क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जब लाइन जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियो ये है, तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो जो नॉर्मल वो भी क्या होंगे, सेम ही। और डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के क्या होते हैं, अभी बताया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ए बी और सी। तो हमारे पास क्या आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। बस इनको उठाकर फर्स्ट में पुट करना है। सो देयरफॉर ये सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ए की जगह क्या रखना 2, बी की जगह रखना 3,
और c की जगह रखना -1। इसको सोल्व कर देना। सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 2x -10 3y -6 -z -4 इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 20 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये तो हमने फाइंड आउट कर ली, क्या कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन। अब इसको क्या करना, वेक्टर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, तो वेक्टर इक्वेशन। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसी कोई बात नहीं। अब 8 से लेकर 11 तक सारे क्वेश्चन सेम है, लॉजिक यही लगेगा, बस थोड़ा बहुत चेंजमेंट है, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ रखा है, क्वेश्चन सारे यही है। एक बार फिर से, कोई प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन आ गई। अब जो लाइन परपेंडिकुलर है ना प्लेन के, यानी परपेंडिकुलर जो लाइन उसके डायरेक्शन रेशियो 2 3 -1, तो जब लाइन परपेंडिकुलर है तो ये किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल का ही तो काम कर रही है। तो नॉर्मल जो प्लेन है, नॉर्मल है जो प्लेन के, उसके डायरेक्शन रेशियो भी क्या होंगे 2 3 और -1। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आ गए 2 3 -1, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हम पढ़ते हैं क्या होते हैं, नॉर्मल अभी बताया था AI BJ और CK ABC। तो अब कुछ नहीं करना, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, उठाकर इसको फर्स्ट में रख देना, सोल्व करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको वेक्टर में चेंज कर देंगे। अब 11 तक सारे क्वेश्चन एक जैसे। देखो एक दे देता हूं क्या है क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 -1 2। पहली इक्वेशन आ जाएगी ax -x1 by -1। फिर कह रहा है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू डिटरमाइन टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स a एंड b। किसके परपेंडिकुलर है, एक लाइन AB प्लेन है, चलो ऐसे बना दो, ये प्लेन है, ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, AB के। मान लिया कुछ ऐसे है ये परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ भी ले सकते, नीचे। AB क्या है, परपेंडिकुलर। हमारे पास पॉइंट AB गिवन है, कितना है 4 3 -2। B कितना है 2 -3 6। प्लेन है, लाइन AB जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो किसका काम कर रही है, जो नॉर्मल का काम कर रही है। तो लाइन AB तो क्या होगी, नॉर्मल का काम कर रही है। तो हमें क्या चाहिए इक्वेशन में, x1 y1 z1, तो आगे सिर्फ ABC चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो AB के क्या होंगे, अब 2 पॉइंट गिवन है तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 -4 -2 -3 -3 -6 + 2 8, ऐसे कुछ आ गए। ये हमारे पास क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियोज आ गए किसके, AB के। तो यही डायरेक्शन रेशियोज किसके होंगे, नॉर्मल। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ये भी क्या हो गया, A ये B ये C, बस ABC और उत्तर में वो इक्वेशन आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। उसके बाद 10th के 3 पार्ट है सारे एक जैसे हैं। अब कभी पोजीशन वेक्टर की टर्म में दे रखा है, तो पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो पॉइंट कैसे बनाते हैं, i j के हटा देना, वो पॉइंट बन जाएंगे। तो 11 तक ट्राई करना, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा। उसके बाद आते हैं जैसे 9th क्वेश्चन एक और है, चलो देखना। 9th में है एक पॉइंट पास कर रहा है 2 3 5 से एंड परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के 2i - j + 6 के। तो इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये 2i - j + 6 के किसका काम कर रहा है, नॉर्मल वेक्टर का ही तो काम कर रहा है। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 है -1 है 6 है, तो ये तो हो गया ABC, बस फर्स्ट इक्वेशन में कर देना। तो 11 अब करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। कोई प्लेन है, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है 2x
-3y प्लस 4z -6 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन की है। कह रहे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो कहां से ड्रा किया गया है, ओरिजिन से प्लेन के ऊपर। मान लिया ये ओरिजिन नीचे की तरफ भी ले सकते हो। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर। ये पॉइंट मान लिया P, समझ लीजिए। तो फाइंड आउट क्या करना है, फुट के। तो जब OP परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया प्लेन के ऊपर, तो पॉइंट P ही तो क्या है, फुट है। यानी जो बॉटम पॉइंट होता है वही क्या होता है, फुट। तो OP परपेंडिकुलर है, P इसका हो गया फुट। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये फाइंड आउट करना है। तो ये तो ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है 0 0। तो सबसे पहली चीज ये क्या होता है A, ये क्या होता है B, और ये क्या होता है C। और ABC क्या होता है, जो प्लेन का नॉर्मल होता है उसके डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो जो नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल मतलब जो परपेंडिकुलर है प्लेन के, उसके डायरेक्शन रेशियो कितने, 2 है, -3 है और 6। अब एक चीज ध्यान से देखना, जो OP हमारा है वो भी तो क्या है, परपेंडिकुलर भी तो है प्लेन के, ऐसे है दिखा ऐसे रखा है। तो जो OP है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी वो भी नॉर्मल ही तो है। तो डायरेक्शन रेशियो जब नॉर्मल के ये है तो OP भी तो नॉर्मल ही है, यानी परपेंडिकुलर ही है। तो उसके डायरेक्शन रेशियो भी कितने हो जाएंगे OP के, 2 - 3 6। तो इक्वेशन ऑफ OP क्या है, एक लाइन है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। ना तो पता है लाइन की इक्वेशन। अब x1 y1 z1 क्या होता है, जहां से लाइन पास कर रही है। तो लाइन ये OP है, कहां से पास, क्या इस पॉइंट से पास नहीं कर रही लाइन, 0 0 0 से। तो पासिंग पॉइंट तो हो गया 0 0 0, यानी x1 भी 0, y1 भी 0, z1 भी 0। ABC क्या होता है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो OP के डायरेक्शन रेशियो जब हमने अभी बताया, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया -3, ये कितना आ गया 6। मान लिया लैम्डा के ऊपर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा, y की वैल्यू आ गई -3 लैम्डा और z की वैल्यू आ गई 6 लैम्डा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये x y z क्या है, कहां से फाइंड आउट किया हमने, OP से। यानी ये OP के जनरल कोऑर्डिनेट्स है किसी भी पॉइंट के। तो ये क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है OP के ऊपर। तो OP के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है ना, ये किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो पॉइंट P भी तो OP के ऊपर है, तो किसी ना किसी वैल्यू के लिए क्या होंगे, P के भी कोऑर्डिनेट होंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या हो जाएंगे, 2 लैम्डा -3 लैम्डा। तो P के कोऑर्डिनेट आ गए। अब लैम्डा की वैल्यू और फाइंड आउट हो जाए तो P कोऑर्डिनेट आ जाएगा, यही फाइंड आउट करना था फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, देखना कैसे। अब ये पॉइंट P लाइन पर भी था। अब चेक करो, ये पॉइंट P ऐसे है, ये पॉइंट P क्या प्लेन के ऊपर नहीं है, चेक कर सकते हो। OP प्लेन के ऊपर ही है, वो तो ओरिजिन हो गया P, ये पॉइंट हो गया। तो ये ऐसा कुछ परपेंडिकुलर है, P पॉइंट है जो बॉटम है इस मार्कर का। तो ये प्लेन के ऊपर भी है पॉइंट P। जब प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। नहीं है ऐसा, जैसे लाइन है, इसकी जो भी इक्वेशन हो, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, जितने भी, वो क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, नहीं करते। तो ये पॉइंट P अगर हमारा प्लेन के ऊपर है तो क्या प्लेन की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह ये रख देना, y की जगह ये, z की जगह ये। सिर्फ अगर पॉइंट P क्या कर रहा है, लाइज ऑन प्लेन, देन ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह रख देना 2 लैम्डा, y की जगह -3 लैम्डा और z की जगह 6 लैम्डा -6 = 0। कितना आ जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 24 लैम्डा = 6। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, इनको ऐड करेंगे 4 और 9 13 और 24 37, 6/37। 2 -
3 सॉरी ये 4 है, कोई बात नहीं, क्लियर है। 2 माइनस 3 4, ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये देखो इसको चेंज कर लेना, तो ये भी 4 है, तो ये 4 है 4 लैम्डा, तो कितना हो गया 16 लैम्डा। तो ऐड करेंगे 29, 6 अपॉन में 29, ये हमारी आ गई लैम्डा की वैल्यू। तो पी पॉइंट क्या होगा, लैम्डा की जगह रखते हैं, लैम्डा की जगह है 6/29 यानी 12/29 माइनस 18/29 और 24/29, ये हमारा पॉइंट पी आ जाएगा। यही हमें फाइंड आउट करना, तो कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं अगर किसी को कोई डाउट हो तो। सबसे पहले प्लेन गिवन, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होते हैं ये होते हैं। अब ओपी भी परपेंडिकुलर है, यानी ओपी भी नॉर्मल का ही काम कर रहा है, तो ओपी के भी डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अब ओपी एक लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन होती है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। x1 y1 z1 जहां से लाइन पास करते हैं, तो लाइन हमें पता है ओरिजिन से पास कर रही 0 0, तो ये तो हो गया 0 0 0। नीचे जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो चलते हैं, ओपी के हमें डायरेक्शन रेशियो पता है 2 - 3 और 4, यहां से x y z की वैल्यू जाएगी। अब ओपी से आया ये जनरल कोऑर्डिनेट, तो ओपी पे जितने भी पॉइंट है सबके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, तो एक पी के भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं किसी ना किसी लैम्डा के, ठीक है। अब जो पॉइंट पी है वो प्लेन पे रिलाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स वाई जेड को क्या करना, प्लेन के अंदर रखते हैं ना, यहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू दोबारा यहाँ रखते हैं ना, पॉइंट पी आ जाएगा, यही फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 2, कोई वेक्टर है n, ये वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड 2 such that it makes angles with coordinates. Find vector and coordination equation of plane. Find equation of plane through 1 - 1, दोनों निकालेगा। Find equation of plane. So 1 - 1 2 and normal to n. n कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है, ये जो वेक्टर है वो इक्वल एक्यूट एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी x y और z तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है एक्यूट एंगल्स। तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है प्लेन की, जो प्लेन इस पॉइंट से तो पास हो रहा है, यानी ये तो हो गया x1 y1 z1, एंड नॉर्मल है n वेक्टर के, यानी परपेंडिकुलर किसके है, n वेक्टर के परपेंडिकुलर, यानी ये जो n वेक्टर है ना ये नॉर्मल वेक्टर। तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, तो सबसे पहले हमारे पास x1 y1 और z1 तो आ गए, हमें किस चीज की जरूरत है, हमें a b और c की जरूरत है, यानी डायरेक्शन रेशियो जो नॉर्मल, लेकिन हमें n वेक्टर कंप्लीट गिवन नहीं है, n वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है। तो डायरेक्शन रेशियो यहां से, यानी कंप्लीट n वेक्टर फाइंड आउट करना, पहला काम क्या करना है, n वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है वो देखो। ये कह रहा है ये जो वेक्टर n है ये क्या कर रहा है, x y और z के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, देखना ध्यान से, ये हो गया वेक्टर n। x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है कोई भी वेक्टर होता है अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा, ये हम पढ़ चुके हैं।
ठीक है, सिंस makes equal acute angle with coordinate axis, then क्या होगा? अगर n वेक्टर तीनों एक्सिस के साथ बराबर एंगल बना रहे हैं, यानी अल्फा भी बराबर और बीटा भी और गामा भी, तीनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, यही तो आएगा। अब अल्फा बीटा गामा है तो इनके कोस भी अगर लेंगे तो वो भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। और हमें पता है कोस अल्फा क्या होता है? एल होता है, कोस बीटा एम होता है, कोस गामा एन होता है। नाउ एक कंडीशन होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एल एम और एन तीनों इक्वल है तो तीनों को इक्वल रखेंगे तो ये भी एल ये भी एल, तो 3l स्क्वायर इक्वल टू 1, एल स्क्वायर इक्वल टू 1/3, एल इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, यही आता था। ठीक, अब इसने कहा है ये एंगल एक्यूट है, यानी एल की वैल्यू मान लिया कोस अल्फा है, एल कोस अल्फा के बराबर है, तो कोस अल्फा कितना आएगा? 1/√3 के भी इक्वल आएगा, माइनस 1/√3 के भी इक्वल आएगा। लेकिन इसने कहा है अल्फा एक्यूट, यानी 0 से 90, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर अल्फा है तो कोस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, कभी भी नेगेटिव नहीं आती। तो इस केस में हम माइनस का साइन नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस का ही साइन लेंगे। समझिए, एल की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस दोनों आ गई। एल हो गया माइनस 1/√3, माइनस 1/√3 का मतलब कोस अल्फा हो गया माइनस, कोस अल्फा नेगेटिव। लेकिन कहा उसने एंगल एक्यूट है, तो कोस क्या होता है एक्यूट एंगल के केस में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कोस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू हम नेगेटिव नहीं लेंगे। एल की, एम की और एन की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? सबकी 1/2। ठीक है, अब एल एम एन क्या बोले जाते हैं? डायरेक्शन कोसाइन ही तो बोले जाते हैं। कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को डायरेक्शन कोसाइन, तो एल एम एन भी क्या है? डायरेक्शन कोसाइन ही है। अब एक चीज बताई थी मैंने, किसी भी वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, किसी भी यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गए 1/√3 1/√3 1/√3। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर n कैप क्या हो जाएगा? n वेक्टर की तो डायरेक्शन रेशियो है, तो n कैप क्या होगा? 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस में 1/√3। ये है समझिए, ये यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स ही तो क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। फॉर एल एम एन ही तो क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। तो यूनिट वेक्टर आ गया, तो वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर होता है हमारा मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है 2√3। और डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर की तो डायरेक्शन बताने का काम करता है, तो ये है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन होगी हमारे पास 1/√3i 1/√3j 1/√3k। तो एन वेक्टर कितना आ गया? मल्टीप्लाई करना 2i 2j आ गया इतना। तो डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए? ये तो a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये x1 है, आगे चल के ये y1 है, ये z1 है। तो अब क्या करना है? एक प्लेन इक्वेशन जो x1 y1 z1 से पास कर रहा है, नॉर्मल है n वेक्टर है, तो क्या होता है? a into x minus x1 b into y minus y1 c into z minus z1। a भी है, b भी है, c भी है, x1 भी है, y1 भी है, z1 भी, सारी चीजें रखते हैं ना, वो हमारी प्लेन की इक्वेशन है। तो करना है अब 13 14 और उसके बाद 15 तक सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे, थोड़ा बहुत चेंजमेंट है। 13 तो कंप्लीट सेम है। क्या है 13? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कोई प्लेन अगर 3 पॉइंट से पास हो, जीरो वन वन, 1 1 2 एंड -1 2 कल आया था स्टार्टिंग में, हमने कहा था इसको हम डायरेक्ट करेंगे, कोई रिजल्ट समझने की जरूरत नहीं। तो एक प्लेन जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट गिवन है 0 1 1 1 1 2 -1 2 और -2, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? तो देखना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले तो ये एक पॉइंट लेकर चलते हैं, यानी प्लेन मान गया इस एक पॉइंट से पास हो रहा है 0 1 1, 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो पहले हम मान के चलते हैं, जब तीनों से हो रहा है तो इससे भी हो रहा है, पहले मान के चलते हैं इस एक पॉइंट से पास हो रहा है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 0 1 1, तो अभी पड़ गया ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? a into x minus x1 0, b into y minus y1, c into z minus 0, यही होती है। ये तो हो गया ax, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करना। तो ये प्लेन आ गया हमारा, प्लेन की इक्वेशन। अब कह रहा है जो प्लेन है बाकी 2 पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो अब ये प्लेन जब एक पॉइंट से पास कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन ऐसी होगी। तो ये प्लेन जो फर्स्ट है ये सेकंड पॉइंट से भी पास करेगा और ये थर्ड से भी करेगा, क्योंकि तीनों से पास कर रहा है। तो नाउ प्लेन फर्स्ट passes through 1 1 2 and -1 2 minus, therefore क्या हो जाएगा? अगर ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट प्लेन के ऊपर ही होगा, ये पॉइंट क्या होगा? प्लेन के ऊपर ही होगा। तो क्या ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? तो x की जगह 1 रखना, y की जगह 1 रखना, z की जगह 2 रखना। x की जगह 1 रखा, a आ गया, y की जगह 1 रखा, 1 -1 0, चलो लिख देते हैं 0 into में b, 2 -1 c, ये आ गया। दूसरी, ये पॉइंट भी क्या है? प्लेन से पास कर रहे थे, ये भी प्लेन के ऊपर ही है, तो ये भी क्या करेगा? प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, -a, यहां रखेंगे 2 -1 1 b और -2 -1 -3 c, इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर रहे हैं, इसको इक्वेशन बस यहां तक करना है, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। नहीं आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है 3 पॉइंट से, तो पहले ले लिया 0 1 1 से, तो एक पॉइंट से पास करता है तो प्लेन की इक्वेशन यही आ गई। तो प्लेन तो वही है, कोई प्लेन चेंज थोड़ी है, ये प्लेन फर्स्ट आ गया, वही प्लेन है। तो अब ये प्लेन क्या कर रहा है? इन दोनों पॉइंट से भी पास कर रहा है, कह रहा है तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो इन दोनों से भी पास कर रहा है। तो पास करने का मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है 1 1 2 और -1 2 -2, पास करने का मतलब है ये दोनों पॉइंट प्लेन के ऊपर ही है। तो जब ये दोनों पॉइंट प्लेन के ऊपर ही है तो क्या प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? तो सेटिस्फाई करेंगे, x की जगह ये रख देना, y की जगह ये, z की जगह, फिर फर्स्ट में x की जगह ये, y की जगह ये, z की। तो यहां से हमारे पास आ गई 2 इक्वेशन। इन दोनों को क्या करना? सोल्व करना। सोल्व करेंगे तो किसकी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से a की, b की और c की वैल्यू आ जाएगी, उनको वापस a b और c फर्स्ट में रख देना, वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी प्लेन की। तो इनको सोल्व करते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a b c, b होता है माइनस करना, 0 हो गया, ये हो गया माइनस, इसको करना -3, पहले माइनस लगा लेना, ये कितना हो जाएगा? -1, c से करेंगे तो 1, ये 0, तो कितना आ गया? -3 + 1 -2 है, एक ऊपर माइनस है, तो ये हो गया 2, ये वैल्यू। इनको मानिए समथिंग है लैम्डा के, a की वैल्यू कितनी आ गई? -λ, b की वैल्यू आ गई 2 λ और c की वैल्यू आ गई 1, 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1
पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस लैम्डा एक्स, इसको करेंगे तो प्लस 2 लैम्डा वाई माइनस 1 लैम्डा जेड माइनस इक्वल टू 0। लैम्डा सब में कॉमन है, कॉमन आएगा फिर 0 में चला जाएगा, तो लैम्डा तो 0 में चला जाएगा, बच गया ये। तो माइनस एक्स प्लस में 2y माइनस 2 प्लस में z माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबको उधर ले जाएंगे तो x प्लस का माइनस 2y z माइनस का माइनस 2 माइनस 1 3, ये उधर जाएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आगे हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लैम्डा। नहीं आया समझ में? आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है उसकी इक्वेशन, तो पहले प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन आ गई ये ax माइनस x1 dy माइनस। अब ये प्लेन फर्स्ट है, ये इन दोनों से भी तो पास हो रहा है, तो इन दोनों से पास होने का मतलब सेकंड और थर्ड पॉइंट प्लेन के ऊपर है, यानी फर्स्ट प्लेन के ऊपर ही है। तो सेकंड पॉइंट जब इस प्लेन पे है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x y z की जगह सेकंड पॉइंट रख देना। थर्ड पॉइंट भी इस पे है तो x y z की जगह इन पॉइंट्स को रख देना। दो इक्वेशन आएगी, वहां से उनको सोल्व करना, a b c की वैल्यू आ जाएगी। a b c की वैल्यू को उठाकर दोबारा फर्स्ट में रख देना, फर्स्ट में रखने के बाद लैम्डा उधर चला जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना सारे क्वेश्चन एक जैसे। 13 भी 14 में भी देखो ज्यादा चेंजमेंट नहीं है। क्या है 14 4 पॉइंट्स गिवन है, उनको टू प्लेनर दिखाना। देखने का मतलब समझना, पहला पॉइंट है 0 माइनस 1, दूसरा पॉइंट है 2 1 माइनस 1, तीसरा पॉइंट है 1 1 और चौथा पॉइंट है 3 3 0। इन चारों पॉइंट्स को दिखाना है को प्लेनर। ABCD 4 पॉइंट्स है। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पे, यानी ये चारों पॉइंट्स एक प्लेन पर होना चाहिए, ये शो कर। तो कैसे शो करेंगे तो देखना, मान लिया बोर्ड ही हमारा प्लेन, तो पहले 3 पॉइंट से तो क्या करना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में इक्वेशन फाइंड आउट की है, फाइंड आउट करना जो भी आ गई, रफली लिख रहा हूं कुछ भी, ये आ गई प्लेन की इक्वेशन। अब फोर्थ पॉइंट को क्या करना, इसके अंदर रख के देखना, यानी x की जगह 3, y की जगह 3, z की जगह 0। अगर सेटिस्फाई कर रहा है फोर्थ पॉइंट भी इस इक्वेशन को, तो यानी ये फोर्थ पॉइंट भी क्या होगा, इसी प्लेन पे लाएगा। नहीं है समझ में? ये 4 पॉइंट्स, यानी बोर्ड हमारा मान लिया एक प्लेन है, ये 4 पॉइंट दिखाने बोर्ड के ऊपर ही लाइन कर रहे हैं, ये चीज दिखानी है। तो पहले 3 पॉइंट से तो क्या करना, इक्वेशन निकाल लेना, एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास प्लेन की, यानी बोर्ड की इक्वेशन आ गई। तो अगर ये चौथा पॉइंट भी क्या है, बोर्ड के ऊपर ही है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, तो इसको रख के देखना। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये चौथा पॉइंट भी प्लेन के ऊपर ही है, और ऊपर है तो मतलब 4 पॉइंट बोर्ड पे हो गए, ये कर, अदरवाइज नॉट हो गया। तो कर सकते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करो जो 3 पॉइंट से पास हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है एंगल फाइंड आउट करना है विच द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स विद एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन देखो, पहला तो तुम खुद फाइंड आउट करो। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, प्लेन की जो आएगी वो ये आएगी x माइनस वाई माइनस प्लस 3z माइनस 11 इक्वल टू 0। ये तो फाइंड आउट कर सकते हो, ये हमने फाइंड आउट कर ली, पहले 3 पॉइंट गिवन है उनसे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो समझा रहा हूं। ये कह रहा है एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, फाइंड एंगल्स
which normal to the plane makes with x axis. Makes with axis, एक्सिस का मतलब तीनों एक्सिस आ गए, एक्स वाई और जेड। एक प्लेन था जो 3 पॉइंट से पास कर रहा था। फिर सेकंड पार्ट था एंगल फाइंड आउट करना है जो नॉर्मल एक्सिस के साथ बना रहा है। तो पहले 3 पॉइंट से हमने प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट की। सेकंड पार्ट देखते हैं कि एंगल फाइंड आउट करो जो नॉर्मल तीनों एक्सिस के साथ बना रहा है। तो देखना, ये मान लिया नॉर्मल है इस प्लेन, समझने के ये क्या है, नॉर्मल, एन वेक्टर नॉर्मल। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा गामा। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा हमारे पास क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन। सिंस ये लेट नॉर्मल की तो बात कर रहे हैं, एंगल जो नॉर्मल बना है तो नॉर्मल हमने मान लिया एन वेक्टर। तो लेट एन वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। देन एल हमारा कितना हो जाएगा, देन डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। यही हमारे पास क्या आएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब ये है प्लेन की इक्वेशन। -1 ये प्लेन है, तो ये ए, ये बी, ये सी। तो डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के कितने हैं, 1 है, -1 है, 3 यही। तो फिर क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो जाएंगे हमारे पास, यहां से डायरेक्शन कोसाइंस नॉर्मल के 1 में इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सारे का रूट, यानी 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। -1 में सेम और 3 में भी सेम। तो कितना आएगा, 9 और 10 11, ये आ गया 1 में √11, ये भी √11, ये भी √11। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास आ गए, यहां से फाइंड आउट किए। ये वेक्टर भी कैसा है, नॉर्मल वेक्टर है, इसके हमारे पास क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। और ये भी क्या है, जो वेक्टर नॉर्मल है उसके ही तो डायरेक्शन कोसाइन है। नहीं आया होगा समझ में, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्लेन की इक्वेशन यहां से आ गई, एंगल फाइंड आउट करना जो नॉर्मल वेक्टर है जो तीनों एक्सिस के साथ बना रहा है। तो सबसे पहले तो लेट जो नॉर्मल वेक्टर है वो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है अल्फा बीटा गामा कितने होंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस आ गए नॉर्मल के हमारे ये। तो अगर यहां से इस प्लेन से देखो तो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, ए, बी और सी। तो यही है, तो यहां से इससे ये डायरेक्शन रेशियोज है ए, बी, सी। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, a में √a² प्लस b² c²। तो यहां से नॉर्मल के हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये भी नॉर्मल के ही डायरेक्शन कोसाइन है, ये भी नॉर्मल के ही डायरेक्शन कोसाइन है। तो क्या ये इक्वल नहीं होंगे, तो कोस अल्फा कितना आ जाएगा, 1 में √11, कोस बीटा -1 में √11 और कोस गामा 3 में √11। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, कोस इनवर्स 1 में √11, बीटा की वैल्यू कोस इनवर्स -1 में √, ऐसे गामा की वैल्यू। तो यही तो फाइंड आउट करना था, एंगल जो नॉर्मल बना रहा है तीनों अल्फा बीटा गामा, ये हमने फाइंड आउट। ट्राई करना एक बार इस क्वेश्चन को भी, नहीं आए एक बार फिर से अच्छे से समझा। उसके बाद है 16th क्वेश्चन। डायरेक्ट कर रहा हूं, देखना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन
पढ़ लेना क्वेश्चन क्या है। एक प्लेन है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रखा है ओरिजिन से प्लेन के ऊपर पी, जैसे लास्ट क्वेश्चन था पीछे आया था 7 क्वेश्चन। लेकिन इसमें क्या कर रखा है, इसमें गिवन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कह रहा प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट। उसमें क्या था, उसमें प्लेन की इक्वेशन गिवन थी, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे, बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन है। तो कैसे फाइंड आउट प्लेन की इक्वेशन, तो देखना ध्यान से। अब ये जो पॉइंट पी है ये प्लेन के ऊपर ही लाई कर रहा है, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने प्लेन के ऊपर, तो जो पॉइंट पी है ये प्लेन के ऊपर है, यानी प्लेन के ऊपर है तो प्लेन इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो प्लेन की इक्वेशन जो पॉइंट 257 से पास कर रहा है, पहले ये लिखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम 257 इज a into में x minus x1, b into में y minus y1, c into में z minus z1 equal to 0 फर्स्ट। अब हमारे पास सारी चीजें आगे बस ये रहेगा a b और c, ये देखना है। तो a b c क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोस नॉर्मल के। अब OP भी क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी नॉर्मल का ही काम कर रहा है। तो जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो ही OP के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP कितने हो जाएंगे, 2 - 0, 5 - 0, 7 - 0। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल भी कितने हो जाएंगे, 2, 5 और 7। तो ये तो A है, ये B है, ये C है, पुट करना है इसमें। देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स 2x - 2, 5y - 5, 7z - 7 = 0। सोल्व कर लेना, 2x - 4, 5y - 25, 7z - 49 = 0। तो कितना आ गया, 2x 5y 7z -29 और 9 38 40 70 0। ऐसे कुछ इक्वेशन है, ये हमारे प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हो जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर लेना, 70 ट्राई कर लेना खुद। कंप्लीट ही कर देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन में बैठ के। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट्स 2, 3, 7 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी x इंटरसेप्ट तो 2 है, y इंटरसेप्ट 3 है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, देख लेना। क्वेश्चन तो बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x by a प्लस y by b, लास्ट जो टॉपिक था z by c इक्वल टू 1। तो इसमें क्या कहा गया है, ये कह रहा है जो हमारा प्लेन है वो क्या इंटरसेप्ट बना रहा है, 2, 3 और 7 कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, यानी x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3 और z पे 7, यानी x इंटरसेप्ट 2 है। तो ये a क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है, b y इंटरसेप्ट, c z इंटरसेप्ट। तो a की जगह 2 रखना, y की जगह 3 रखना और z की जगह 7 रखना। इसको सॉल्व करते हैं, हमारी इक्वेशन है। छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद 19th क्वेश्चन भी सिंपल सा है। क्या गिवन है, 2x प्लस में 3y माइनस z इक्वल टू 6। ये कोई इक्वेशन गिवन है, तो कह रहा है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो और इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करो। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट हैंड साइड 1 होती है, इतना तो क्लियर है। तो राइट हैंड साइड यहाँ पर 6 है, तो इसको 1 बनाओ, 6 से सबको डिवाइड करो। 6 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ गया। तो x by a, y by b प्लस z by c यही होती है। तो ये प्लस हो गया तो माइनस इधर ले लेना। तो a तो हो गया 3, b हो गया 2 और c हो गया -6। ये तो है x इंटरसेप्ट, ये है y इंटरसेप्ट, ये है z इंटरसेप्ट। ये दो ही चीजें तो फाइंड आउट करनी थी बस। और ये इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो ये क्वेश्चन 18 19 तो एक बार देख लेना, एग्जांपल देख लेना। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया 20। इसको भी कर ही लेते हैं। क्या है,
plane meets coordinate axis in ABC such that the centroid of triangle ABC is point PQR so that equation of plane is। समझना इस क्वेश्चन को। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये कोई प्लेन है, ठीक है। ये कह रहा है ये जो प्लेन है ये तीनों एक्सिस को 3 पॉइंट पे मिल रहा है, एक्स एक्सिस को ए पे मिल रहा है, वाई एक्सिस को बी पे, जेड एक्सिस को सी पे। इतना तो क्लियर है। सेंट्रोइड जो है, अब ये ट्रायंगल बन गई एबीसी, इसका सेंट्रोइड गिवन है पॉइंट पी क्यू आर, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन ये होगी, ये दिखाना। तो मान लिया ये डिस्टेंस, ये तो है ए एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट को हमने मान लिया बी, यानी कितना पोर्शन कट हो रहा है, जेड इंटरसेप्ट को मान लिया सी। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब ये पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है, तो इतना तो पता है एक्स एक्सिस पर वाई और जेड दोनों जीरो होते हैं, तो ये तो हो गया ए डिस्टेंस यानी ए यूनिट, वाई जीरो जेड जीरो। अब ये है वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस पर एक्स और जेड दोनों क्या होंगे? जीरो होंगे, तो एक्स भी जीरो जेड भी जीरो, तो बच गया ये डिस्टेंस कितना है बी, तो ये हो गया जीरो बी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0 सी, जेड एक्सिस है, इस पे एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, बच गया ये डिस्टेंस कितना है, सिंपली आ गया कोऑर्डिनेट्स। तो एबीसी के हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स। गिवन क्या है? सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये है पॉइंट पी क्या हुआ, बट वी नो नाउ कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी ट्रायंगल का सेंटर? देखना, ये ट्रायंगल है एबीसी, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसके हैं x2 y2 z2, इसके हैं x3 y3 z2। सेंट्रोइड होता है जहां पर तीनों मीडियन मीट करें, मीडियंस मीट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर ए बी सी गिवन हो तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 अपॉन में 3, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 अपॉन में 3, और z1 प्लस में z2 प्लस में z3 अपॉन में 3। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स ऐसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो देखना, हमारे पास a भी है, b भी है, c भी है, यानी ये तो x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2, ये y2, ये z2, ये x3, ये y3, ये z2। तो abc के कोऑर्डिनेट्स यानी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 a प्लस में x2 0 प्लस में x3 वो भी 0 अपॉन में 3, y1 0 y2 b y3 0 अपॉन में 3, z1 0 प्लस में c अपॉन में। फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे। तो ये आ गया a/3 b/3 c। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, पी क्या हुआ? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स ये भी आ गए, तो क्यों ना इनको कंपेयर कर ले। सो देयरफॉर a/3 आ गया p के इक्वल, b/3 आ गया क्या हो गया इक्वल, और c/3 आ गया इसके इक्वल r के इक्वल। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 3p, b की वैल्यू 3q और c की वैल्यू 3r। तो फाइंड आउट क्या करना है? प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है। We know इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x/a प्लस में y/b प्लस में z/c इक्वल टू 1। यही होती है हमारे पास a b और c गिवन है, तो a की जगह रखना 3p, y की जगह 3q, z की जगह 3r इज इक्वल टू 1। 3 कॉमन आएगा नीचे से, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x बाई क्या लिखना है x/b प्लस y/q प्लस में z/r। तो 3 जो कॉमन आएगा ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही प्लेन की इक्वेशन सॉल्व। तो ये है कंप्लीट एक्सरसाइज 13.6। अगर कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ना आए तो आप लोग एक बार कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो।